तो ये वर्क डन तुम्हारा आता है, वर्क डन इज माइनस एम बाई एल जी, वाई डी वाई इज वाई स्क्वायर बाई टू, फ्रॉम एल बाई थ्री टू जीरो, माइनस एम बाई एल जी, टू बाहर लिख देते हैं, अपर लिमिट जीरो स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बाई नाइन, दिस इज प्लस एम जी, 9 और ये 18 हो गया नीचे, और एल एल स्क्वायर और एल है तो एम जी एल बाई 18, ये तुम्हारा वर्क डन आ गया, वर्क डन बाई द अप्लाइड फोर्स। अब आया समझ में, इस बार भी नहीं आया, सर आ गया। एम जी एल बाई 18। सर जब हम वर्क डन बाय एलपी निकाल रहे थे तब हमने लोअर लिमिट 0 क्यों ली थी? तो हम कहाँ से काउंट कर रहा हूँ, देखो काउंट करने पे होता है, काउंट कहाँ से कर रहे हैं, पिछली बार मैंने क्या बनाया था डायग्राम, लोअर लिमिट जीरो की ली थी, अच्छा तब तो लिमिट ऐसे बना रहा था ना मैं, कि ये था, ये हैंगिंग पार्ट था, तो यहाँ से डिस्टेंस शायद वाई लिया था मैंने, वाई, ये इस पार्ट को ऊपर लेके जा रहा हूँ मैं, इसको ऊपर लेके जाऊंगा, इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो ये तुम्हारा डी वाई था, तो डी वाई लेंथ थी इसकी, तो वाई यहाँ से स्टार्ट होता है, तो यहाँ से लेके सारे पार्ट की हम लोगों को ऊपर लेके जाने, इसको भी ऊपर लेके जाने, इसको भी ऊपर लेके जाने, इसको भी लेके जाने, इसको भी लेके जाने, इसको लेके जाएंगे, इसको लेके जाएंगे तो कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा मुझे, कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा इसको ऊपर लेके जाने के लिए, वाई, और इसको लेके जाने के लिए कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ता, एल बाई थ्री, इसको ऊपर लेके जाने के लिए कितना कवर करना पड़ता, 0 जीरो, तो वाई कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है, 0 टू जीरो टू एल बाई थ्री, यहाँ पर यहाँ पर वाई जो है वो लेंथ ऑफ हैंगिंग पार्ट है, जो अब अभी जो हमने किया है उसमें वाई क्या है, लेंथ ऑफ हैंगिंग पार्ट, इनिशियली द हैंगिंग पार्ट इज एल बाई थ्री, when the whole chain is on the table, then hanging part is zero, then y is varying from l by 3 to 0, ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, तो ये चीज थोड़ी प्रैक्टिस के बाद आ जाएगी, टाइम लगेगा, इंटीग्रेशन तो वैसे भी बहुत दिक्कत करता है बच्चों को, तो धीरे धीरे आ जाएंगी पर चीजें, टाइम लगता है इनमें थोड़ा सा। हम आज स्टार्ट करने वाले थे इक्विलिब्रियम या स्टेबिलिटी, जैसे कि ऊपर नाम हेडिंग मैंने डाली थी, स्टेबिलिटी और इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मैंने कुछ आइडिया दिया था कि इक्विलिब्रियम मतलब नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, अभी हम लोग बात कर रहे हैं वो ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम है, हालांकि इक्विलिब्रियम रोटेशन भी होता है, वो हमारे अभी सिलेबस में डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि हमें वो सब आता नहीं है, अभी तो हमें सिर्फ एक ही टाइप की इक्विलिब्रियम की बात करनी है, बॉडी का ट्रांसलेटरी मोशन में है या नहीं है, ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम इसका मतलब होता है नेट फोर्स जीरो, ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स जीरो, और नेट फोर्स जीरो क्योंकि हम लोगों को ये भी पता है कि एफ जो है, एफ इज इक्वल टू, कल ही हम लोगों ने देखा कि डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन माइनस डी यू बाई डी आर, तो ये भी जीरो होना चाहिए इन ए फील्ड, इन ए फील्ड, तो ये भी जीरो होना चाहिए, एफ इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी आर मस्ट बी जीरो, तभी इक्विलिब्रियम, दिस इज द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। एक सेकंड रुकना तुम लोग, है ना, एक सेकंड रुकना।
हाँ जी, दिस इज एफ, नेट फोर्स जीरो होना चाहिए इन ए फील्ड। थोड़ा सा तुम्हें कंफ्यूजन कर सकता है, ये लाइन मैंने लिखी है ताकि मेरी लिखी हुई स्टेटमेंट कभी कंट्राडिक्टरी ना हो। इसका टाइम आने पर मतलब बताऊंगा। जैसे एफ इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी आर, ये चीज समझ में आ रही है क्या, कि फोर्स जो है वो डी यू बाई डी आर होता है और हम चाहते हैं कि नेट फोर्स जीरो हो। हम चाहते हैं नेट फोर्स जीरो हो, इसका मतलब ये हुआ, ये है कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ये चीज क्लियर है? तो स्टेप वाइज मैं पूछता रहूंगा, तुम लोग पार्टिसिपेट करते रहो, बोलते रहो, ताकि हमें दिक्कत ना आए। ये चीज क्लियर है यहाँ तक? यस सर। Yes, sir. और ये डी बाई डी आर जीरो होने का मतलब क्या है? यू का जीरो होने का मतलब क्या है कि इस यू या तो कांस्टेंट है या तो खुद जीरो है, ये तभी इसका डिफरेंशियल जीरो आ सकता है, या फिर ये कांस्टेंट है। और कोई भी पैरामीटर कांस्टेंट तब होता है जब वो अपनी मैक्सिमम या मिनिमम पर पहुंच जाए। जब अपने मैक्सिमम पर पहुंच जाए तो वो कांस्टेंट फिक्स वैल्यू है वो उसकी। जब अपने मिनिमम पर पहुंच जाए तो वो फिक्स वैल्यू, मिनिमम वैल्यू फिक्स वैल्यू है। तो मतलब इसका मतलब तीन केस बनते हैं। फर्स्ट केस, तो यू जो है, यू मैक्सिमम है, यू मिनिमम, एंड यू जीरो। जब मैक्सिमम होगा तो भी डिफरेंशिएशन जीरो आएगा इसका, फोर्स जीरो होगा। मिनिमम होगा तो भी जीरो आएगा, और यू जब जीरो होगा तो भी जीरो आएगा। अगर यू मैक्सिमम है, यू मैक्सिमम, अब तुम लोग केमिस्ट्री में तो काफी टाइम हो गया केमिस्ट्री पढ़ते पढ़ते, केमिस्ट्री में एक ना स्टेटमेंट है और वो बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होती है। अब स्टेटमेंट ये कि हायर इज एनर्जी, लोअर इज स्टेबिलिटी। ऐसा पढ़ते हो तुम लोग? एंड लोअर इज एनर्जी, हायर इज स्टेबिलिटी। ऐसा होता है यस क्या? Yes, sir. तो जब इसकी एनर्जी अगर हाई है, इसकी एनर्जी हाई है, मैक्सिमम है, और इसकी एनर्जी मिनिमम है, तो एनर्जी अगर हाई है तो इक्विलिब्रियम तो है, मैक्सिमम एनर्जी है तो एफ तो जीरो है यहाँ पर इक्विलिब्रियम जो है वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, वो स्टेबिलिटी नहीं है इसके पास, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, क्योंकि ज्यादा एनर्जी है ना इसके पास। अब फोर्स तो जीरो है, जीरो फोर्स तो है, पर इक्विलिब्रियम भी है, पर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। यू यू ये अगर मिनिमम एनर्जी है इक्विलिब्रियम, तो ये भी है इक्विलिब्रियम, ये भी है, ये भी है, तीनों इक्विलिब्रियम लिखे हुए हैं ये। तो फर्स्ट इक्विलिब्रियम है कि फोर्स जीरो है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एनर्जी है, तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। फोर्स जीरो है, एनर्जी मिनिमम है, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। और यू जीरो, एनर्जी जीरो, फोर्स तो है ही जीरो, इक्विलिब्रियम की बात करें तो फोर्स तो जीरो है ही, यू भी जीरो है। इस तरह के इक्विलिब्रियम को बोलते हैं हम लोग न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। एक पिक्चर और बनाना चाहता हूं मैं इसके बाद, उस पिक्चर से तुम्हें क्लियर होगा स्टेबल अनस्टेबल का मतलब क्या है। ये चीजें क्लियर है? ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ये एक हेमिस्फेरिकल बाउल है जिसको हमने इस तरह से रखा हुआ है, ये हेमिस्फेरिकल बाउल। इसके ऊपर एक बॉल रखी हुई है, एक बॉल है ये, इसमें भी एक बॉल है, और इस बॉल को अगर हम इन्वर्ट रिवर्स पोजिशन में रख दें तो यहाँ भी एक बॉल है, ये भी एक बॉल है। इक्विलिब्रियम, तीनों इक्विलिब्रियम में, तीनों रुके हुए हैं, नेट फोर्स जीरो है, कहीं नहीं जाएंगे, इक्विलिब्रियम। ये भी इक्विलिब्रियम है, ये भी इक्विलिब्रियम है। तीनों इक्विलिब्रियम में डिफरेंस बता सकते हो? क्या डिफरेंस तुम्हें दिखाई दे रहा है तीनों में, इक्विलिब्रियम में डिफरेंस? तीनों इक्विलिब्रियम में डिफरेंस दिखाई दे रहा है तुम लोगों को कुछ? तीनों इक्विलिब्रियम में डिफरेंस क्या है बताओगे जरा मुझे? थर्ड वाला सबसे अनस्टेबल है। अनस्टेबल है। अनस्टेबल कैसे पता करते हैं हम लोग, अनस्टेबल कैसे पता करेंगे? बॉल गिरने के चांसेस ज्यादा है। बॉल गिरने के चांसेस ज्यादा है। और कोई, और कुछ? देखो, इक्विलिब्रियम में स्टेबल अनस्टेबल पता करने का मतलब ये होता है कि उसको ना डिस्टर्ब कर दो, उसको डिस्टर्ब कर दो अपनी पोजीशन से थोड़ा सा, स्लाइटली डिस्टर्ब फ्रॉम इट्स पोजीशन, तो वापस कभी नहीं आएगा। सेकंड को देखो, सेकंड को मैं इसको डिस्टर्ब कर, तुम इधर इधर कर दो तो थोड़ी देर ना इस तरह से ऑसिलेट करेगा। एक मिनट में इसको कंप्लीट कर देता हूँ।
देखिए देखो, ये जो है, एक मिनट, इसको इसको यहाँ से डिस्टर्ब करते हैं, जो सेकंड वन है, सेकंड को बात करते हैं, सेकंड की, यहाँ से तुम्हें क्लियर होगा। इसको डिस्टर्ब कर देते हैं तो क्या करेगा, ये ना ऑसिलेट करेगा ऐसे ऐसे, थोड़ा ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, और फाइनली यहीं आके रुकेगा, फाइनली यहीं आके रुकेगा, रुकेगा यहीं आके। मतलब इक्विलिब्रियम को अगर तुम डिस्टर्ब कर दो और किसी पार्टिकल को उस पोजीशन से, इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्टर्ब कर दो, और वो वापस उसी पोजीशन को फिर से अटेन कर सकता है, ये कर लेता है। जैसे कि तुम्हें सेकंड डायग्राम में दिखाई देगा, अगर तुम इसे थोड़ा सा डिस्टर्ब करो तो ये वापस यहीं आएगा। और थर्ड में क्या डिस्टर्ब कर दो, थर्ड में क्या डिस्टर्ब करो, थोड़ा अगर तुमने स्लाइटली इसको डिस्टर्ब किया तो ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ ही नहीं सकता। और फर्स्ट में अगर डिस्टर्ब कर दो तो कहते हैं जहां इसको डिस्टर्ब करके तुम रख दोगे ना, ये वहीं रहेगा। यहाँ डिस्टर्ब करके तुमने यहाँ रखा तो यहाँ भी इक्विलिब्रियम है, इस पोजीशन में भी इक्विलिब्रियम है, थोड़ा आगे रख दोगे तो ये भी इक्विलिब्रियम है। इस तरह के इक्विलिब्रियम को बोलते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। डिस्टर्ब करने के बाद वापस अपनी उसी पोजीशन को ये अटेन कर लेता है, तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तीन इक्विलिब्रियम, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो समझ में आ गया, तो हम लिखते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है। if a particle attain its equilibrium back when it is slightly disturbed, unstable, a particle can never attain its equilibrium after disturbing it from equilibrium position. Neutral, it is always in equilibrium for all positions. तुमने इसको डिस्टर्ब कर दिया तो भी इक्विलिब्रियम में रहेगा ये। तो तीन तरह के इक्विलिब्रियम है। ऐसे लिखूं एक बार मैथमेटिकल, अब लास्ट में कंक्लूड करता हूँ इसको, पूरी कहानी जो हमने सब इक्विलिब्रियम मैथमेटिकल, इसको कंक्लूड करता हूँ। स्टेबल इक्विलिब्रियम में एफ जो है, एफ कितना होगा बताते जाओ तुम मेरे को, जो तुम्हें समझ में आया, एफ कितना होगा, एफ दिस एफ इज जीरो, एफ जीरो। और बताओगे कुछ, यू, यू के बारे में बताओगे। मिनिमम
यू मिनिमम, यू मिनिमम यहीं से स्टार्ट करता हूँ। यू मिनिमम, यू से स्टार्ट करते हैं, सीक्वेंस में लगेगा तुम्हें। यू यू मिनिमम होना चाहिए। अगर यू मिनिमम है इसका मतलब क्या हुआ, डी यू बाई डी आर, डिफरेंशिएशन ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन, और उसको माइनस डी यू बाई डी आर भी बोल सकते हो तुम लोग, इज इक्वल टू एफ। ये कितना होना चाहिए, 0। ये 0 होना चाहिए। 0. यू अगर मिनिमम है और नहीं है, तुम्हें कैसे पता लगेगा कि यू ये फंक्शन की वैल्यू मिनिमम या मैक्सिमम। डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है। डबल डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन should be greater than should be greater than it should be greater than 0, जिसको हम लोग पॉजिटिव बोलते हैं। ये दो कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन ये है, सेकंड कंडीशन ये है। सिंगल डेरिवेटिव 0 होना चाहिए, डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव होना चाहिए, स्टेबल इक्विलिब्रियम। मैथमेटिकल उसको ऐसे कंक्लूड करते हैं। अनस्टेबल, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, यू एनर्जी कैसी होनी चाहिए, Maximum. मैक्सिमम। सिंगल डेरिवेटिव डी यू बाई डी आर जिसको हम लोग बोलते हैं इज एफ, ये कितना होना चाहिए, तो 0 ही होना चाहिए। और मैक्सिमम होने का मतलब क्या है, डबल डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, इट शुड नेगेटिव। बी नेगेटिव। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होना चाहिए, व्हाट इज न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, बताओगे जरा मुझे, क्या लिखूं मैं इसमें, मैथमेटिकल मैं इसको लिखना चाहता हूँ। u इज 0, f इज आल्सो 0। u 0 f 0, आगे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। इसका डेरिवेटिव करोगे तो भी 0 ही आएगा, 0 का डेरिवेटिव 0 ही आएगा, और फिर फर्दर उसका डेरिवेटिव करोगे तो वो भी 0 ही आएगा। सिंगल डेरिवेटिव भी 0, डबल डेरिवेटिव भी 0, सब कुछ 0, इसको सब कुछ 0 होता है। तो बोलते हैं कि न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है। समझ में आया। Yes, sir. एक यस क्वेश्चन सर। मैं बताता हूँ। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इन सर्टेन फील्ड इज अ फॉर्म ऑफ u इज इक्वल टू a बाय r स्क्वायर माइनस b बाय r। एक क्वेश्चन में करते हैं इसके ऊपर, फिर आगे चलते हैं। पोटेंशियल एनर्जी दी हुई है किसी फील्ड में, u इज इक्वल टू a बाय r स्क्वायर माइनस b बाय r। Here a and b are positive constants, a and b are positive constants। r यहाँ यूजुअल मीनिंग है r का, r जो है वो डिस्टेंस है। फाइंड वैल्यू ऑफ r नोट, फाइंड द पोजीशन, फाइंड r नोट, ये हमें पता करने है। corresponding to equilibrium position, corresponding to equilibrium position, पता करो किस पोजीशन के लिए इक्विलिब्रियम है। तो हमें पता है कि r इक्विलिब्रियम है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन दिस माइनस डी यू बाई डी आर, जिसको हम लोग f बोलते हैं, दिस f मस्ट बी 0, ये f 0 होना चाहिए। इसका इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। अब कौन सा इक्विलिब्रियम है वो देख लेंगे बाद में, इक्विलिब्रियम है तो ये तो जरूर होगा। अब स्टेबल है अनस्टेबल है वो सेकंड स्टेप है कि इसका डबल डेरिवेटिव क्या आता है। अगर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आया तो फिर अनस्टेबल, सॉरी स्टेबल, और डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आया तो एनर्जी मैक्सिमम होगी तो अनस्टेबल हो जाएगा। तो वो तो हमें बताना ही नहीं है, मतलब सिर्फ ये बताना है कि इक्विलिब्रियम कहाँ पर है। तो हमने कहा इक्विलिब्रियम पता करना है ना सिर्फ, तो उसका डिफरेंशिएशन कर लो, डी यू बाई डी आर कितना आता है। तो यहाँ देखते हैं हम लोग, u इज इक्वल टू a बाई आर स्क्वायर माइनस b बाई आर। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, a r पावर माइनस 2 माइनस b r पावर माइनस 1। डी यू बाई डी आर, डी यू बाई डी आर करो उसका, इस डी यू बाई डी आर, a r पावर माइनस 2 तो डिफरेंशिएशन में माइनस पावर आगे आ जाती है, r पावर माइनस 3 पावर आगे आ जाती है, b r पावर माइनस 2। दिस डी यू बाई डी आर is equal to minus 2a by r cube minus 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 plus b by r square। उसका नेगेटिव साइन करोगे तो लगा दो, उससे ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं वैसे तो। ये मैं कहता हूँ कि ये तुम्हारा फोर्स आ गया, F इज
माइनस डी बाई डी आर, मैंने माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया और ये जीरो होना चाहिए। इस एक्सप्रेशन को देखें तो ये 2a बाई आर क्यूब माइनस b बाई आर स्क्वायर, इट मस्ट बी जीरो। तो 1 बाई आर स्क्वायर कॉमन ही लेते हैं इसमें से, 1 बाई आर स्क्वायर कॉमन, तो 2a बाई आर माइनस b इज इक्वल टू जीरो। अब एक नंबर तो ये हो गया और एक नंबर ये, दो नंबर है ये। इसका 1 और 2 का मल्टीप्लीकेशन जीरो कैसे आ सकता है, दोनों में से एक को जीरो होना पड़ेगा। तो 1 तो जीरो है नहीं, आर तो इनफाइनाइट है नहीं, आर तो फाइनाइट वैल्यू है, आर की फाइनाइट वैल्यू है। 1 बाई आर स्क्वायर जीरो हो सकता है अगर आर इन्फिनिटी हो तो, पर आर इज फाइनाइट वैल्यू, तो इसका मतलब सेकंड नंबर जीरो है। इसका मतलब ये हुआ कि 2a बाई आर माइनस बी इज जीरो। तो 2a बाई आर इज इक्वल टू बी, तो r इज इक्वल टू 2a बाई बी। ये वो पोजीशन है, ये r की वो वैल्यू जहां पर इक्विलिब्रियम है। तुम ये पता कर सकते हो इक्विलिब्रियम तो मिल गया, तुम्हें स्टेबल है या अनस्टेबल है, ये स्टेबल है या अनस्टेबल है, ये पता कर लेते हैं। क्वेश्चन पूछा तो नहीं गया, फिर हम क्या करेंगे, हम देखेंगे डी यू बाई डी आर कितना है हमारा। डी यू बाई डी आर देखिए कितना है, डी यू बाई डी आर मैंने कैलकुलेट किया ऊपर, डी यू बाई डी आर की वैल्यू, डी यू बाई डी आर ये है, ये माइनस 2a बाई आर क्यूब प्लस b बाई आर स्क्वायर। डी यू बाई डी आर है माइनस 2a बाई आर क्यूब प्लस b बाई आर स्क्वायर। तो डी यू बाई डी आर, मैं इसको एक बार और लिख लेता हूँ, माइनस 2a आर पावर माइनस 3 प्लस b आर पावर माइनस 2। डबल डिफ्रेंशिएशन करो इसका, डी डबल डी टू यू बाई डी आर स्क्वायर माइनस 2a, पावर को आगे लाते हैं माइनस 3 आर पावर, पावर में से एक डिक्रीज कर दो, इट इज माइनस 4 प्लस b, पावर को आगे लाओ आर पावर माइनस 3। तो माइनस 2 एंड माइनस 3 प्लस 6 हो गया, ये तो 6a बाई आर पावर 4 प्लस प्लस नहीं माइनस 2b बाई आर क्यूब, ये डबल डेरिवेटिव आ गया। उस पोजीशन के लिए, इस पोजीशन के लिए इसकी वैल्यू क्या आती है, इक्विलिब्रियम की जो पोजीशन है, इक्विलिब्रियम आर नोट क्या है, आर नोट या आर जो है तुम्हारा दैट इज 2a बाई बी। इस वैल्यू ऑफ आर के लिए इक्विलिब्रियम की पोजीशन है, इस इक्विलिब्रियम पोजीशन पर डबल डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आती है, डी टू यू बाई डी आर स्क्वायर, इट्स 6a बाई 2a बाई बी का पावर 4, 2a बाई बी होल पावर 4 माइनस 2b 2b आर क्यूब मतलब 2a बाई बी होल क्यूब। तो 6a और b ऊपर चला गया, b पावर 4 डिवाइड बाई 2a पावर 4, सो 16a पावर 4 माइनस, इसको ऊपर ले जाते हैं, b क्यूब ऊपर चला जाएगा तो माइनस 2b ऑलरेडी है वहाँ, b पावर 4 8a क्यूब, और ये आ जाता है a से a कैंसिल, 6 बाई 16 मीन्स 3 बाई 8, 3 बाई 8 b पावर 4 a क्यूब माइनस 2 बाई 8 b पावर 4 a क्यूब, इट इज 1 बाई 8 b पावर 4 a क्यूब, 1 बाई 8। अब ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव, देखो इसको, ये डी टू यू बाई डी आर स्क्वायर डबल डेरिवेटिव ये पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, यू कैसा है वहां पर, अगर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब यू कैसा है, यू मिनिमम है, इसका मतलब ये हुआ कि minimum. यू मिनिमम है, और इसका मतलब ये हुआ कि इक्विलिब्रियम कौन सा था, वो इक्विलिब्रियम तो पता लग गया था हमें, इक्विलिब्रियम इज एट 2a बाई b, और दिस इक्विलिब्रियम इज स्टेबल और अनस्टेबल, Stable. ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। ये इसका तरीका है, ये इसका तरीका है पता करने का, स्टेबल है या अनस्टेबल है, समझ में आया। यस सर। ये आगे चलते हैं, ये मैथमेटिकल है, तुम इनको प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, ठीक है, और तुम्हें थोड़ी एप्लीकेशन में प्रॉब्लम आ रही होगी जहां तक मुझे लगता है, हर साल देखता हूँ मैं तो हर सारी चीजें होती हैं। तो
तो कल का दिन हमारा प्रैक्टिस का रहेगा। तो कल सिर्फ मैं क्वेश्चन कराऊंगा और तुम डाउट मत लेके आना अपने, तुम प्रैक्टिस करो, पर डाउट डिस्कस नहीं करूंगा मैं अभी। अभी मैं अपनी तरफ से मॉडल प्रॉब्लम्स कराऊंगा, मतलब स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स, ताकि तुम्हें चीजें क्लियर हो। उसके बाद तुम अपने डाउट्स को रीअटेम्प्ट करना। उसके बाद फिर जब उसके बाद भी नहीं होंगे, फिर मैं डाउट लूंगा। ठीक है, तो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इससे इसकी हेल्प से काफी कुछ होगा, इसलिए मैं इसको छोड़ नहीं सकता पहले। तो उसको करने के बाद ही हम डाउट स्टार्ट करेंगे। एनर्जी कंजर्वेशन में तुम पहले भी कहा था, हमें जो करना है अब, तो लास्ट टॉपिक है मैकेनिकल एनर्जी एंड इट्स कंजर्वेशन। मैकेनिकल एनर्जी एंड इट्स इट्स कंजर्वेशन। मैकेनिकल एनर्जी से हमारा मतलब है पोटेंशियल। मैकेनिकल एनर्जी दो पार्ट्स में है, ये मानो तुम कि दो तरह की होती है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब तक हमने जो कंक्लूड किया कि डेल्टा के मतलब समझते हो ना क्या होता है? क्या चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बताओ किसके इक्वल होगा ये? वर्क डन बाय सम ऑफ द वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। कौन कौन से फोर्स? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, जो भी हैं सारे कंजर्वेटिव हो सकते हैं, तो उसको लिख दो। वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाय अदर, जो भी मैं सारे लिख रहा हूँ अदर। ये डेल्टा की है, ये हम लोगों ने सीखा है, ये हमारी इंपॉर्टेंट लाइन थी, मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। और देखो यहीं पर आके चैप्टर खत्म होता है। सर फोर्स कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव के अलावा भी होते हैं? ऐसा होता है कि हम लोग नहीं बता पाते। ऐसा आएगा, तुम करोगे ना क्वेश्चन, सब निकल करके आएगा, तो हमें हमें मेंशन किया जाता है, उस केस में हमें मेंशन कर देंगे ये फोर्स ऐसा है, हमें नहीं पता लगेगा। वैसे दो ही कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है कि पाथ फॉलो करके देख लो, पोजीशन पर डिपेंड करता है तो कंजर्वेटिव, डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, पाथ पर डिपेंड करता है तो नॉन कंजर्वेटिव। बस इसको दो ही कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। तो डेल्टा यू एक और टर्म हम लोगों ने पढ़ी, डेल्टा यू बताओ जरा कितना ही? नेगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। ये होता है। तो डेल्टा यू प्लस डेल्टा के अगर मैं लिखूं तो क्या होगा? वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय, ये क्या है? ये क्या है? दिस इज टोटल चेंज इन एनर्जी। टोटल से मेरा मतलब है काइनेटिक प्लस पोटेंशियल से। पता नहीं आज की बातें इंपॉर्टेंट है, लास्ट है चैप्टर का और इंपॉर्टेंट बातें हैं। टोटल चेंज इन एनर्जी, देख रहे हो तुम उसको? हमने एक बात बोली थी कि काइनेटिक एनर्जी को कौन इन्फ्लुएंस करता है, काइनेटिक एनर्जी को कौन इन्फ्लुएंस करता है? बताओगे जरा मुझे, काइनेटिक एनर्जी को कौन चेंज कर सकता है? कौन सा फोर्स ऐसा जो काइनेटिक एनर्जी को चेंज कर देता है? कोई भी फोर्स। सारे फोर्स ऐसे हैं, सारे कर सकते हैं। जो फोर्स वर्क कर देगा ना वो काइनेटिक एनर्जी को चेंज कर देगा। कोई कंडीशन नहीं काइनेटिक एनर्जी के ऊपर कि उससे चेंज होगी और उससे नहीं होगी, सबसे चेंज हो जाती है ये। कोई कंजर्वेटिव है तो भी उसको चेंज कर देगा, कोई नॉन कंजर्वेटिव तो भी उसको चेंज कर देगा, कोई और भी कैटेगरी में है तो भी उसको चेंज कर देगा। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो है वो सबसे इन्फ्लुएंस होती है, सबसे। और मैं यू की बात करूं तो यू कब चेंज होता है? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के वर्क से।
पोटेंशियल एनर्जी चेंज होती है सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स से, और कोई उसको चेंज नहीं कर सकता, सिर्फ कंजर्वेटिव से। और कोई फोर्स है तो रहे, हजारों फोर्स लग जाएं, कितना ही काम कर ले, पर पोटेंशियल एनर्जी को चेंज नहीं कर पाएंगे। और टोटल की मैं बात करूं तो, टोटल की मैं बात करूं तो नॉन कंजर्वेटिव एंड अदर्स। कंजर्वेटिव फोर्स टोटल एनर्जी को कभी चेंज नहीं करता, कभी चेंज नहीं करता। ये चीज कंक्लूड करनी है हमें। कंजर्वेटिव फोर्स पोटेंशियल को चेंज कर देता है, काइनेटिक को भी चेंज कर देता है, दोनों को चेंज करता है, पर टोटल को चेंज नहीं करता। मतलब अगर उसने पोटेंशियल को डिक्रीज किया है तो काइनेटिक को इंक्रीज कर देगा। नेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टोटल के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा कंजर्वेटिव फोर्स के वर्क से। कंजर्वेटिव फोर्स ने अगर पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज कर दिया किसी तरह से, तो डेफिनेटली उसने काइनेटिक एनर्जी को कम किया है। वो एक को इंक्रीज करता है, दूसरे को डिक्रीज कर देता है। कंजर्वेटिव फोर्स ऐसे काम करता है। और कहता है टोटल चेंज इन एनर्जी में पार्टिसिपेशन नहीं है उसका, कंजर्वेटिव फोर्स का। हाँ वो काइनेटिक चेंज करता है, हाँ वो पोटेंशियल भी चेंज करता है, पर एक को डिक्रीज करता है, दूसरे को इंक्रीज करता है। ताकि टोटल चेंज की हम बात करें तो वो कभी करता ही नहीं है। तो हमने देखो यहाँ डेल्टा के जो है चेंज काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेटिव फोर्स से होता है, डेल्टा यू भी होता है। डेल्टा यू तो सिर्फ इसी से होता है, पर टोटल हम लिखते हैं कंजर्वेटिव फोर्स डज नॉट चेंज। टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम, टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम, ये लाइन ध्यान रखनी है। इसी लाइन से मैं इसको फर्दर कंक्लूड करता हूं कि अगर सिस्टम में एक ही फोर्स है तो, अगर सिस्टम में एक ही फोर्स है, इफ work done by non-conservative force is zero, work done by other forces is zero। अगर ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क जीरो तो नहीं है, पर समझ रहे हो। एंड इफ only the work done by conservative force is not equal to zero, कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क तो जीरो जीरो नॉन जीरो है, और बाकी सबका जीरो हो जाता है, बाकी सबका जीरो है। डेल्टा यू प्लस डेल्टा के इस नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क प्लस अदर फोर्सेस का वर्क, तो ये जीरो होगा, तो जीरो होगा। इसी समझ में आई ऐसा कब होगा? यस सर। कब होता है ऐसा? ऐसा सिर्फ तब काम ही नहीं कर रहा है, वो अकेला काम कर रहा है बस। नॉर्मल है पर जीरो वर्क है, टेंशन है पर जीरो वर्क है, फ्रिक्शन है या नहीं है फिर जीरो वर्क है, बाकी कोई काम ही नहीं कर रहा है इसके अलावा, कंजर्वेटिव फोर्स के अलावा। तो ऐसे सिस्टम में जिसमें सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स ही काम करता है, उस सिस्टम में टोटल चेंज इन एनर्जी तो चेंज होगी ही नहीं, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स टोटल को चेंज नहीं कर पाता। तो टोटल एनर्जी क्या रहती है? टोटल एनर्जी डेल्टा यू प्लस डेल्टा के इज जीरो। इसका मतलब टोटल चेंज इन एनर्जी इज जीरो। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू जीरो। और टोटल चेंज अगर जीरो है, इसका मतलब टोटल एनर्जी क्या हुई? टोटल एनर्जी क्या हुई? बताओगे टोटल एनर्जी के बारे में क्या स्टेटमेंट दोगे? टोटल एनर्जी इज कांस्टेंट, टोटल एनर्जी इज कांस्टेंट। ये चीज क्लियर हुई? फिर से सुन लो थोड़ा सा ना, मतलब तुम प्रैक्टिस से चीजें याद रह जाएंगी। अभी तुम्हें लगता होगा कि क्या क्या बता दिया एक साथ। तो वैसे तो मैंने सारी बातों को इकट्ठा किया जो मैंने पहले पढ़ी थी। तो हम पहले कहते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी जो है मैकेनिकल एनर्जी जो दोनों का सम है, मैकेनिकल जो है वो दोनों का सम है।
किसका, काइनेटिक और पोटेंशियल का, काइनेटिक और पोटेंशियल का, दोनों का सम है। फिर हमने देखा कि डेल्टा के क्या होता है, तो हमारी बात हुई थी स्टार्टिंग में कि डेल्टा के चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव, वर्क डन बाय सम ऑफ वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, किसी पर कोई कंडीशन नहीं, सारे फोर्सेस जितने फोर्सेस सारे ढूंढ ढूंढ के ले आओ, सबका वर्क कैलकुलेट करो, वो डेल्टा के इक्वल होगा, सबका सम। फिर नेक्स्ट हमने बोला कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी मतलब डेल्टा यू, और डेल्टा यू इस पोटेंशियल एनर्जी को चेंज करने वाला एक ही फोर्स है, ये किसी से चेंज नहीं होती है, ये सिर्फ एक से ही चेंज होती है, किससे, वो कंजर्वेटिव फोर्स है जिससे ये चेंज होती है। तो नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। उसके बाद हमने कहा कि डेल्टा, हमने दोनों दोनों इक्वेशन को ऐड कर लिया, मैंने ऐसे डेल्टा यू प्लस डेल्टा की नहीं लिखा, मैंने लिखा 1+2, दोनों इक्वेशन को ऐड करके लिखा मैंने, इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है। तो मैं क्या देखता हूँ कि ये तो आपस में कैंसिल हो गई टर्म, तो डेल्टा के प्लस डेल्टा यू इज इक्वल टू, ये कैंसिल हो गया, तो ये बचा वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय अदर फोर्सेस। इसका मतलब जो टोटल चेंज इन एनर्जी है उसमें पार्टिसिपेशन नहीं होता है इसका कंजर्वेटिव फोर्स के वर्क का, कि टोटल को चेंज नहीं करेगा, मतलब ये एक को डिक्रीज करता है डेफिनेटली तो दूसरे को इंक्रीज करेगा, ये तो यू को इंक्रीज करेगा, के को इंक्रीज करेगा, दोनों को इंक्रीज नहीं कर सकता एक साथ, दोनों को डिक्रीज नहीं कर सकता, यू को इंक्रीज करेगा तो के को डिक्रीज कर देगा उतने ही अमाउंट से, ताकि नेट जो जीरो रखे अपना टोटल में पार्टिसिपेशन, और के को अगर इंक्रीज करेगा तो यू को डिक्रीज कर देगा। तो हमने लिखा कि टोटल चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू द वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एंड अदर फोर्सेस नॉट कंट्रीब्यूटेड बाय द कंजर्वेटिव फोर्स, टोटल चेंज इन एनर्जी। और नेक्स्ट टाइम में लिखा कि कंजर्वेटिव फोर्स डज नॉट चेंज द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अगर मेरे पास कोई ऐसा सिस्टम है जिसमें जिसमें नॉन कंजर्वेटिव फोर्स काम नहीं करता है, कोई और फोर्स काम नहीं करता है, काम करने वाला अकेला है, कौन है काम करने वाला, काम कौन कर रहा है, कंजर्वेटिव फोर्स। अकेला कंजर्वेटिव फोर्स काम कर रहा है, और कंजर्वेटिव फोर्स अकेला काम कर रहा है, बाकी कोई काम नहीं कर रहा, और कंजर्वेटिव फोर्स टोटल एनर्जी को चेंज नहीं करता। अगर सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स काम करता है तो टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है, ये लास्ट टाइम मैंने लिखा है, टोटल चेंज इन एनर्जी जीरो रहेगा, डेल्टा यू प्लस डेल्टा के भी जीरो रहेगा। और तुम यहां से लिख सकते हो इफ द ओनली द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये सारी कंडीशन जस्टिफाइड है, तो हम ऐसे भी लिखते हैं, ये भी इक्वेशन में बार बार यूज करता रहूंगा, डेल्टा के या डेल्टा के इज नेगेटिव ऑफ डेल्टा यू, ये भी इक्वेशन इंपॉर्टेंट है। ये 4-5 इक्वेशन जो है ना, इसको तुम किसी भी तरह से अपने दिमाग में डाल लो, जिसको याद कर लो, ये स्टेटमेंट्स तुम्हें पता होनी चाहिए, इसकी इसकी अंडरस्टैंडिंग जो है ना वो तुम्हें क्वेश्चंस के साथ आएगी। अब मैंने कम से कम एक दिन या तो कल का, और हो सकता है जरूरत पड़ी तो 2 दिन, सिर्फ मैं तुम्हें यही काम कराऊंगा। अल्टीमेटली इस पूरे चैप्टर में पता है 4 लाइन कंक्लूड होती है। इस पूरे चैप्टर को अगर मैं बात